Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about third part of innate immunity, that is inflammation और inflammatory barriers. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन है क्या। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड से आया है, इन्फ्लेमेशियो, जिसका मीनिंग है टू सेट ऑन फायर। इन्फ्लेमेशन के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं जैसे रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, वही सेम सिम्टम्स तब होते हैं जब आपका जल जाए। तो सेम सिम्टम्स होने की वजह से ये वर्ड लिया गया इन्फ्लेमेशियो से इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब आपका पैथोजन एंटर कर रहा है, आपका बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, कोई भी पैथोजन है, तो उससे जो ये डिफेंस रिएक्शन है ये सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया से ही लड़ेगा, वायरस से नहीं लड़ेगा, या वायरस के लिए स्पेसिफिक है या बैक्टीरिया के लिए है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, डिफेंस रिएक्शन है, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से बचाता है? टिश्यू इंजरी से। हमारे टिश्यू में इंजरी हुई जिसकी वजह से पैथोजन अंदर टिश्यूज़ में एंटर कर गया, तो वो जो पैथोजन अंदर एंटर किया है उस पैथोजन से हमें कैसे बचाएगा, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन, वो इन्फ्लेमेशन है। अब टिश्यू इंजरी किस वजह से हुई? या तो कोई शॉक लगा आपको, या कोई पैथोजन ने अटैक किया है, या कोई आपको चोट लग गई, कोई भी फिजिकल एजेंट है, जैसे कि कांटा लग गया, कट हो गया आपका, तो कोई भी फिजिकल एजेंट से आपको कोई वुंड होता है, आपका जख्म, कोई भी जख्म आपको लग गया। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन है इन रेस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी। टिश्यू इंजरी के रेस्पॉन्स में जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लेमेशन का पर्पज़ क्या है? इन्फ्लेमेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि जो पैथोजन टिश्यू कट होने की वजह से अंदर आ गया उसे वो मारेगा। लिमिट द स्प्रेड ऑफ पैथोजेनिक एजेंट, जो भी पैथोजन अंदर आया है आपकी बॉडी में वो अंदर बॉडी में ना फैल सके, उसका फैलना रोकना, और जो टिश्यू डैमेज हो गया उसे रिपेयर करना। तो इन्फ्लेमेशन के आपका जो रोल है वो है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, वो जो आपका पैथोजन है वो अंदर बॉडी में स्प्रेड ना कर सके, और तीसरा जो आपका टिश्यू डैमेज हुआ है उसे रिपेयर कर सके। अब इन्फ्लेमेशन आपका दो तरह का होता है, एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। पहले हम देखते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन को हम टू फेजेस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला हम कहते हैं वस्कुलर फेज और दूसरा आपका सेलुलर फेज। वस्कुलर से मतलब है हमारा, वस्कुलर से मतलब है वो ब्लड वेसल्स जो उस टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई दे रही हैं। ब्लड वेसल्स आपको पता है आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। तो जो उस टिश्यू में ब्लड सप्लाई दे रही हैं उन ब्लड वेसल्स का से हमें मतलब है यहाँ वस्कुलर से। अब ये जो आपकी वस्कुलर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग है ल्यूमन की तरफ, ये जो अंदर की लाइनिंग है ये बनी हुई होती है एंडोथीलियल सेल्स की। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड के फिगर में, ये ऊपर ये जो आपकी पतली सी लाइनिंग है ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई होती है, इसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। और ये अंदर की तरफ होती है ल्यूमन की तरफ, जहाँ आपका ब्लड फ्लो होता है। इसके चारों तरफ यहाँ पर स्मूथ मसल्स होती हैं। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो इसका डायमीटर छोटा होता है, रिलैक्स करती हैं तो ये आपका बड़ा हो जाता है। तो आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं ये इसका जो वाइडनिंग है, ये इसे छोटा करना और बड़ा करना, उसे ये कंट्रोल करेंगी। अब वस्कुलर फेज में क्या होता है? वस्कुलर फेज में, इन द वस्कुलर फेज, ब्लड वेसल्स एडजेसेंट टू द इंजरी, यानी कि जिस भी टिश्यू में इंजरी हुई है उस इंजरी के पास जो भी कोई ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करती है। डायलेट का मतलब उसका डायमीटर बढ़ता है, उसे हम कहते हैं वाइसो डायलेशन। ब्लड वेसल के डायमीटर के बढ़ने को हम वाइसो डायलेशन कहते हैं। अब उसका डायमीटर बढ़ गया यानी कि ये चौड़ी हो गई, तो ब्लड का फ्लो इस एरिया में बढ़ जाता है। दूसरा चेंज क्या होता है इस वस्कुलर में, ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं ये जहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइन है, ये जो इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं ये चौड़े हो जाते हैं, सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, तो वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वस्कुलर फेज में दो चीज़ होती हैं, एक वैसोडाइलेशन और दूसरा वस्कुलर परमेबिलिटी का बढ़ना। अब देखते हैं डिटेल में ये कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप जो इन्फ्लेमेशन में होता है कि आपका राइट हैंड साइड पे डायग्राम देखो, ये टिश्यू इंजरी हुई आपकी, ये आपका
थॉर्न या कोई भी चीज़ आपकी स्किन में घुस गई तो बाहर का बैरियर टूट गया। ये जो ब्लू ब्लू ये हमने बैक्टीरिया दिखाए हैं, क्योंकि बैरियर टूट गया तो ये बैक्टीरिया अंदर आ गए। अब सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ है, तो टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो आपके सेल्स के पार्ट्स निकलते हैं टिश्यूज़ के, उन्हें हम कहते हैं डैम्प्स, डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स। जैसे कि कोलेजन है, कोलेजन का कनेक्टिव टिश्यू का होता है आपका कोलेजन इनके टिश्यूज़ के अंदर, तो उसके टूटे हुए पार्ट्स। तो डैम्प जो है वो है डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, यानी कि वो चीज़ें जो टिश्यू के टूटने की वजह से रिलीज़ हुई हैं। दूसरा क्या रिलीज़ होता है आपका, रिलीज फ्रॉम, दूसरा होता है पैम्स। पैम्स क्या है, जो भी ये बैक्टीरिया आया इसकी सरफस पर कुछ यूनिक सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैथोजन की सरफेस पे ही पाए जाते हैं, उन्हें हम पैम्स कहते हैं। पैम्स की फुल फॉर्म है पैथोजन एसोसिएटेड, यानी कि पैथोजन से लगे हुए मोलिकुलर पैटर्न्स। ये यूनिक होते हैं जो माइक्रोब सरफेस पर ही पाए जाते हैं। तो ये जो हमारे डैम्प्स रिलीज़ हुए टिश्यू इंजरी से और ये जो पैथोजन की सरफेस पर पैम्प्स हैं, इन दोनों को हमारी इम्यून सेल यहाँ पर इस टिश्यू के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं वो सेंस करती हैं, यानी कि पहचानेंगी, देखेंगी कि इसके अंदर क्या आया है। तो यहाँ पर सेंसर जो होंगी वो होंगी मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। उस टिश्यू के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं जो टिश्यू के अंदर फेगोसिटिक सेल्स रहती हैं, और आपकी मास्ट सेल है। तो ये सेल्स जो है इन्हें सेंस करेंगी। कैसे करेंगी, इनकी सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर की हेल्प से पैम और डैम, यहाँ आपका राइट हैंड साइड में डायग्राम देखो, ये हमने एक मैक्रोफेज दिखाई है और इसकी सरफेस पर ये जो रिसेप्टर्स हैं ग्रीन कलर के, ये PRR है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। इन पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स पे से टिश्यू से जो टूट के आए हैं डैम्प्स वो भी बाइंड करेंगे और जो पैथोजन के पैम्प्स हैं वो भी बाइंड करेंगे। तो ये मैक्रोफेज अब एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह आपकी मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगी। अब एक्टिवेट होने के बाद ये मैक्रोफेज क्या करेगी, कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगी या प्रोटीन्स, जैसे कि जिन्हें हम प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी का मतलब वो मीडिएटर्स जो प्रमोट करेंगे, प्रो का मतलब यहाँ प्रमोशन है। तो वो केमिकल्स जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करेंगे वो यहाँ से रिलीज़ करेगी आपकी मैक्रोफेज। इसके साथ साथ ये जो डैमेज्ड टिश्यू सेल्स हैं, बाहर की आपको पता है कि स्किन की लेयर किन की, केराटिनोसाइट्स की बनी होती है, तो ये केराटिनोसाइट्स भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगी। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं इनका काम क्या है, और इम्यून सेल्स को यहाँ रिक्रूट करना, वैसोडाइलेशन करना, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो आपका टिश्यू डैमेज है उससे इन्फ्लेमेटरी रिलीज़ होंगे, साथ में वहाँ पर जो इम्यून सेल्स एक्टिव हुई हैं वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये जो एंडोथेलियम के चारों तरफ स्मूथ मसल सेल्स थी उन पर एक्ट करेंगे और यहाँ पर वैसोडाइलेशन कराएंगे कि इसका जो आपकी ब्लड वेसल है इसका डायमीटर बढ़ जाए, ये चौड़ी हो जाए। जब ये इसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड का जो फ्लो का है वो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, अमाउंट ज़्यादा होगा, जो ब्लड जाएगा उस टिश्यू में उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन ब्लड की जो स्पीड है जाने की वो कम हो जाएगी। अब ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्योंकि टिश्यू के अंदर इकट्ठा होगा तो उससे क्या आ जाएगा, वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, और साथ में जब ब्लड इकट्ठा होगा तो आपकी वार्मथ गर्माई भी आ जाएगी। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन के दो सिम्टम्स आ गए, रेडनेस और आपकी हीट। अब क्योंकि इस एरिया में ब्लड का फ्लो जो है वो घट गया है, तो जो इम्यून सेल्स ब्लड के अंदर घूम रही थी वो अब उस एरिया के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहाँ पर आकर उनका इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि ब्लड का फ्लो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें उस ब्लड वेसल से उन इम्यून सेल्स को टिश्यू में निकालना है, ब्लड वेसल से बाहर की तरफ टिश्यू के अंदर लेकर जाना है। अब वो कैसे होगा, अब है कि वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी। वस्कुलर परमेबिलिटी में क्या है, जो आपकी ये एंडोथीलियम है जो उस टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई दे रही है, ब्लड सेल, उस ब्लड सेल की अंदर की लाइनिंग हमने बताई थी एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। तो इन सेल्स के बीच के जो ये जंक्शंस हैं ये जंक्शंस खुल जाएंगे। खुलने की वजह से जो ब्लड वेसल के अंदर आपकी इम्यून सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल है वो यहाँ से टिश्यू के अंदर आ जाएगी। अब ये जो सेल्स के हैं ये किससे खुलते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स से। अब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन रिलीज़ करेगा, एक तो आपकी डैमेज्ड टिश्यू सेल्स, दूसरा हमने बताया था वहाँ पर इम्यून सेल्स हैं। अब यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है मास्ट सेल।
ये जो मास्ट सेल है जब ये एक्टिवेट होती है तो ये रिलीज़ करती है हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है ये एक्ट करेगा एंडोथीलियल सेल्स पर, उनके जंक्शंस खोलेगा। कैसे खोलेगा? पहले ये सेल्स स्वेल करेंगी, उसके बाद कॉन्टैक्ट होंगी, पहले फूलेंगी फिर सिकुड़ जाएंगी। तो उससे क्या है, उनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने से क्या है, ब्लड कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उस ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर आएगा। अब क्या क्या चीज़ आएगा? फ्लूइड आएगा ब्लड से, प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगे और इम्यून सेल्स आएंगी। अब ये इतनी सारी चीज़ आके टिश्यू में इकट्ठी होंगी तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। ये हुआ आपका थर्ड सिम्टम इन्फ्लेमेशन का। उसके बाद क्या होता है, जब ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे तो ये एंडोथीलियम पे एक्ट करेंगे। एंडोथीलियम हमें पता है ब्लड वेसल की अंदर की लेयर। ये हमने राइट हैंड साइड में देखो राइट हैंड साइड में डायग्राम में दिखाया है, ये आपकी एंडोथीलियम है। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई है। तो जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इस पर एक्ट करेंगे तो ये आपकी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद क्या करेगी, ये अपनी सरफेस पर ये मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करेगी जो हमने ब्लैक कलर में दिखा रखे हैं। इन्हें हम कहेंगे सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सेल को अपने साथ अडहेयर करते हैं, चिपकाते हैं। तो ये सेल अडहेयर मॉलिक्यूल्स जो है ये एक्सप्रेस करेगी एंडोथीलियम। अब कौन कौन से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे जो ये कराएंगे? ये है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ल्यूकोट्राइन्स, और IL है इंटरल्यूकिन 1। ये इम्यून सेल से रिलीज होंगे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और ये एंडोथीलियल सेल्स पर एक्ट करेंगे, इन्हें एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट होने के बाद एंडोथीलियम जो है वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस करेगी अपने सरफेस पर, और ये जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहेंगे सेलेक्टिन्स। अब ये सेलेक्टिन्स जो हैं, जो यहाँ पर इम्यून सेल्स ब्लड में घूम रही हैं, उनकी सरफेस पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनसे बाइंड कराएंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, सेलुलर फेज। पहले फेज हमारा कंप्लीट हो गया। पहले फेज में हम वो सारे चेंजेस देखेंगे जो ब्लड वेसल के अंदर हुए। अब सेलुलर फेज में क्या है, जो सेल्स ब्लड वेसल के अंदर हैं उन्हें हम वहाँ से टिश्यू तक लेकर जाएंगे। तो सेलुलर फेज में क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है। इन्फ्लक्स का मतलब टिश्यू के अंदर आएंगी फेगोसिटिक सेल्स, जैसे कि आपकी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये ब्लड के अंदर घूमती रहती हैं। तो इन्हें हम टिश्यू के अंदर लेकर आएंगे उस जगह जहाँ पर इंजरी है। वहाँ जाके क्या काम करेंगी, फेगोसिटिक सेल्स पैथोजन को एनगल्फ करेंगी और उसे डाइजेस्ट कर जाएंगी। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट है आपकी सेल्स का ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर, इसे हमने 5 स्टेज में बांटा है। ये हम जो मूवमेंट है ये हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट सेल होती है इस इन्फ्लेमेशन की। सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही जाती है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, और फिर आपकी मोनोसाइट। तो हम न्यूट्रोफिल के रेस्पेक्ट में ही ये माइग्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या होता है, ये जो हमारी न्यूट्रोफिल है ये ब्लड में घूमती रहती है, लेकिन जब एंडोथीलियम ये जो एक्टिवेट होती है तो ये अपनी सरफेस पर एडहेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करती है। उन एडहेशन मॉलिक्यूल को हमने क्या कहा, सेलेक्टिन। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन। ई वर्ड जो है वो एंडोथीलियम के लिए है। तो वो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल जो सिर्फ आपकी एंडोथीलियल सरफेस पर है उन्हें हमने कहा ई सेलेक्टिन। और पी जो है ये ब्लड प्लेटलेट्स पर भी होते हैं और ये आपकी एंडोथीलियल सरफेस पर भी होते हैं। तो पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन, ये जो सेलेक्टिन मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ एक्सप्रेस हो गए एंडोथीलियम सरफेस पर। अब न्यूट्रोफिल आकर इनसे अटैच होगी, लेकिन ये जो अटैचमेंट है ये लूज है। सेलेक्टिन लूजली अटैच करते हैं न्यूट्रोफिल को। तो ब्लड का, क्योंकि यहाँ से शेयरिंग इफेक्ट पड़ रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है आपका, तो स्पीड से ब्लड फ्लो हो रहा है आपका, तो ब्लड फ्लो से शेयरिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अटैच होगी, यहाँ से डिटैच होगी, यानी कि आपकी अडहेयर होगी फिर हट जाएगी, अडहेयर होगी फिर हट जाएगी। तो इस प्रोसेस को हमने कहा रोलिंग। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही ये रोल करती जाएगी आपकी, ड्यूरिंग रोलिंग न्यूट्रोफिल जो है वो अब आपकी एक्टिवेट हो गई, क्योंकि यहाँ जो एंडोथीलियल सेल्स है इससे भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और ये एक्ट किस पे करेंगे, न्यूट्रोफिल पे, क्योंकि न्यूट्रोफिल यहाँ बार बार अटैच हो रही है, डिटैच हो रही है। अब जो न्यूट्रोफिल है ये एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होने के बाद ये हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करेगी जिन्हें इंटीग्रिन्स कहते हैं। हाई एफिनिटी का मतलब जो स्ट्रांगली बाइंड करेंगे। अब ये जो रेड कलर में है देखिए ये इंटीग्रिन्स है। तो न्यूट्रोफिल की सरफेस पर इंटीग्रिन्स एक्सप्रेस होंगे। अब न्यूट्रोफिल इन इंटीग्रिन्स की हेल्प से एंडोथीलियम से जाके अटैच हो जाएगी। अब ये जो एसोसिएशन है दोनों की ये बहुत स्ट्रांग है, तो अब न्यूट्रोफिल जो है वो यहाँ से डिटैच नहीं होगी।
तो फिर आएगा आपका अगला स्टेप, इसे हम मार्जिनेशन कहते हैं, यानी कि एंडोथीलियम की लेयर से लग जाना। इसे अरेस्ट भी कहते हैं और इसे एडहेशन भी कहते हैं। अब जो घूमने वाली न्यूट्रोफिल थी अब वो कम्प्लीटली रुक जाएगी, मूव नहीं करेगी और इस एंडोथीलियम सरफेस से लग जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद है इसी बिटवीन, इन बिटवीन, इस बीच में क्या होता है, ये जो हमने राइट नीचे डायग्राम में देखे, ये जो आपकी एंडोथीलियल सेल्स हैं इनके जंक्शंस खुल जाते हैं। हमने देखा था पीछे कि इनके जंक्शंस खोल देता है हिस्टामिन। अब जंक्शंस खुलने की वजह से ये जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल जो यहाँ सरफेस से लगी हुई है, ये अब इन जंक्शंस के थ्रू निकलेगी। उस निकलने को हम कहेंगे डाईपीडीएसिस। तो डाईपीडीएसिस में क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल है वो एंडोथीलियम, जो एंडोथीलियल थीलियम है उससे निकल के टिश्यू के अंदर जाएगी। इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल अक्रॉस द एंडोथीलियम बाय स्क्वीजिंग। अब बीच में से निकलती कैसे है, ये शेप चेंज करती है। यहाँ पर देखिए जो शेप चेंज कर रही है, यहाँ पर एक ये आपका पार्ट सा है और एक ये पार्ट है। तो अब इन दो को हम कहते हैं पैड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पैरालाइक। और दो पैड लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं। पहले ये ऐसे पतली सी होके निकलेगी, तो पहले एक यहाँ पैड बनाएगी और जब ये दोबारा इधर से निकल जाएगी तो फिर ये ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये दो पैड लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, इसीलिए इसे डाई पैड कहते हैं, डाईपीडीएसिस। तो डाईपीडीएसिस क्या है, मूवमेंट का है न्यूट्रोफिल, जिसमें वो एंडोथीलियल के बीच से निकल के टिश्यू में जाती है। और लास्ट क्या होता है, जब ये एंडोथीलियम से निकल जाती है फिर ये पहुँच कहाँ जाएगी, जहाँ पर इंजरी है। वहाँ इंजरी पे क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो उन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सेंस करके ये आपकी जो न्यूट्रोफिल है जहाँ जहाँ को उसका ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है वहाँ वहाँ मूव करेगी। तो ये जो मूवमेंट है इम्यून सेल्स का इन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कीमोकाइंस। कीमोकाइंस क्या है, कीमो अट्रैक्टेंट है, वो केमिकल्स हैं जो इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, इंजर्ड टिश्यू से। तो इंजर्ड टिश्यू से ये आपके कीमोकाइंस रिलीज़ हो रहे हैं। इन्हें सेंस करते करते न्यूट्रोफिल जो है वहाँ तक जाएगी जहाँ पर आपकी इंजरी है और वहाँ जाके क्या करेगी, पैथोजन को एनगल्फ करेगी और फिर आपका मारेगी। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जब हमारा ये सेलुलर फेज चल रहा है, इसमें जो आपका हमने दिखाया कि ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल निकली है। पहले देखो न्यूट्रोफिल है, यहाँ रोलिंग है, यहाँ इसका एक्टिवेशन है, फिर एडहेशन है, फिर डायपीडीसिस, और ये टिश्यू में आ गई जहाँ पर डैमेज हो रहा था और वहाँ पर आकर इसने पैथोजन को एनगल्फ कर लिया। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर जो ये आपकी ब्लड वेसल है इससे प्रोटीन्स भी निकलेंगे, जैसे कि आपका कॉम्प्लीमेंट है, एंटीबॉडीज़ हैं। ये क्या काम करेंगे, फेगोसाइटोसिस में ऑप्सोनाइजेशन कराएंगे। जो पैथोजन है उसे कोट कर लेंगे, एंटीबॉडीज़ भी और कॉम्प्लीमेंट भी। तो फेगोसिटिक सेल आसानी से उसे पहचानेगी और एनगल्फ कर लेगी। इसे हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो इसके साथ साथ ऑप्सोनाइजेशन भी होगा। अब देखते हैं कि साइड बाय साइड और कौन कौन से प्रोटीन कैस्केड हैं जो इन्फ्लेमेशन में एक्टिव होते हैं या रोल प्ले करते हैं। कैस्केड का यहाँ मतलब है ये प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं, पहले एक एक्टिव होगा, फिर उसके बाद वो एक्टिव होके अगले प्रोटीन को क्लीव करके उसे एक्टिव करेगा, फिर अगले को करेगा। तो इसमें आपके 3 मेन प्रोटीन कैस्केड्स हैं। पहला है कैनिन, दूसरा ब्लड क्लोटिंग और तीसरा फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम। कैनिन में क्या है आपका, ये जो कैनिन आपका सिस्टम है ये एक्टिव होने के बाद लास्ट प्रोडक्ट इसकी जो बनती है वो है आपका ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन का काम क्या है, ये वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाएगा, साथ ही क्या काम करता है, पेन इंड्यूस कराता है, जिससे कि हमारा ध्यान जाए कि हमारे चोट लगी है और हम उस पर मेडिसिन्स वगैरह लगाइए, उसकी तरफ ध्यान दें। तो कैनिन सिस्टम जो है ये भी एक प्रोटीन कैस्केड है। इसकी लास्ट प्रोडक्ट ब्रेडिकाइनिन होती है, टर्मिनल प्रोडक्ट। इसका काम क्या है, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ाना और पेन सेंस कराना कि पेन हो रहा है। ब्लड क्लोटिंग कैस्केड का है, ब्लड क्लोटिंग जब एक्टिव होती है तो आपको पता है ब्लड क्लोटिंग में खून जम जाता है। तो ब्लड क्लोट फॉर्मेशन यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए और दूसरा जो पैथोजन वहाँ पर टिश्यू में है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में ना बढ़ सके, और तीसरा जब हम रिपेयर करते हैं तो ये फ्रेमवर्क बनाएगा। फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या है, जो ब्लड क्लोट बना है इसे डिसॉल्व करना। अब इसे रिजॉल्व कब किया जाता है, रेजोल्यूशन स्टेज के बाद, जब टिश्यू अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है तो तब हम लास्ट में इस फिब्रिन क्लोट को डिसॉल्व कर देते हैं इस फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम की हेल्प से। तो ये 3 सिस्टम भी एक्टिवेट होते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर। अब देखते हैं रेजोल्यूशन स्टेज। जो हमारा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ वो धीरे धीरे सबसाइड कैसे होता है।
जो न्यूट्रोफिल है इसमें मेन फेगोसिटिक सेल, इसकी लाइफ कम होती है, शॉर्ट लिव्ड होता है और ये 24 टू 48 आवर एक्टिवेट होने के 24 टू 48 आवर्स के बाद एपोप्टोसिस से मर जाता है। एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसमें सेल अपनी डेथ खुद प्रोग्राम करती है जब उसका काम पूरा फिनिश हो चुका होता है। तो एपोप्टोसिस में के ज़रिए ये जो न्यूट्रोफिल है ये धीरे धीरे मरने लगती है। अब ये जो एपोप्टोटिक न्यूट्रोफिल है इन्हें एनगल्फ करके मारती है मैक्रोफेज। उस टिश्यू के अंदर जो ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज टिश्यूज़ के अंदर भी है और कुछ वो हैं जो ब्लड से मोनोसाइट आई है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये मैक्रोफेजेस जो हैं इन एपोप्टोटिक न्यूट्रोफिल्स को एनगल्फ करके क्लियर करती हैं, वहाँ से फिनिश करती हैं। अब ये कैसे पहचानती हैं इन न्यूट्रोफिल्स को, ये देखिए डायग्राम में ये हमने दिखाई है एपोप्टोटिक न्यूट्रोफिल। ये रिलीज़ करती है ये ब्लू कलर के कुछ सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को हम कहते हैं फाइंड मी सिग्नल्स। तो इन फाइंड मी सिग्नल्स को ये जो आपकी मैक्रोफेज है सेंस करेगी, सेंस करके बताएगी कि पास में ही कोई न्यूट्रोफिल है। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल की सरफेस पर एक्सप्रेस होते हैं ईट मी सिग्नल्स। तो मैक्रोफेज जो है इन ईट मी सिग्नल्स को अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, अपने रिसेप्टर की हेल्प से पहचानेगी और बाइंड करने के बाद क्या है, ये इसे एनगल्फ करके मारेगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्रोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल का, ये जो आपके एपोप्टोटिक न्यूट्रोफिल का है, इन्हें एनगल्फ करके फेगोसिटाइज करना इफ्रोसाइटोसिस है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर मैक्रोफेज एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज़ करती है, और जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स शुरू में रिलीज़ करे थे इसने प्रो इन्फ्लेमेटरी, उनका प्रोडक्शन यहाँ पर घट जाता है। अब रिजोल्यूशन फेज़ ख़त्म होता है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल का तो आपका काम फिनिश हो गया, पैथोजन फिनिश हो गया, अब हमें वापस टिश्यू को रिपेयर करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि रिजोल्यूशन स्टेज में ये जो हम मीडिएटर्स पढ़े हैं हमने कि मीडिएटर्स रोल प्ले करते हैं, तो ये कौन से मीडिएटर्स हैं। ये जो लिपिड मीडिएटर्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, इम्यून सेल्स की मेम्ब्रेन है, और जो टिश्यू इंजर हुआ है उसमें भी मेम्ब्रेन है, तो उन मेम्ब्रेन में जो लिपिड रिलीज़ होते हैं उन लिपिड से ये आपके मीडिएटर्स बनते हैं। अब हमने देखा मेन मैक्रोफेज ने किया है, वहाँ पर जो पैथोजन की डेड सेल्स हैं उन्हें भी मारा, जो न्यूट्रोफिल जिनका काम हो गया उन्हें भी मारा। उन्हें मारने के बाद वो क्या करती है, आपकी जो मैक्रोफेज है वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करती है और साथ ही लिपिड मीडिएटर्स रिलीज़ करती है। उनमें मेन लिपिड मीडिएटर्स हैं रिजोल्विन, प्रोटैक्टिन और मेजेनिन्स। अब ये जो लिपिड मीडिएटर्स हैं ये चलाएंगे आपका रेजोल्यूशन फेज़, यानी कि टिश्यू को वापस रिस्टोर कराते हैं। अब कैसे कराते हैं, प्रो रिजॉल्विंग इफेक्ट का मतलब है रेजोल्यूशन स्टेज को जो प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे, यानी कि जो पहले आपके साइटोकाइंस रिलीज़ हुए, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए, ये उनके अगेंस्ट काम करेंगे ताकि उनका जो रोल है, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका तो अब उनका काम फिनिश हो जाना चाहिए। साथ में इफ्रोसाइटोसिस को स्टिमुलेट करेंगे कि जो न्यूट्रोफिल अपना काम कर चुकी है उन्हें डिग्रेड कर दिया जाए। साथ ही न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस, यानी कि और न्यूट्रोफिल रिक्रूट होकर लिपिड तक ना आए तो उनकी कीमोटैक्सिस घट जाती है। साथ ही जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनकी सरफेस पर एडहेशन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन घट जाता है। एडहेशन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन घट जाएगा तो न्यूट्रोफिल अटैच नहीं होंगी, फिर उनकी कीमोटैक्सिस है वो भी घट गई। साथ में वस्कुलर परमेबिलिटी भी घट जाएगी, तो ब्लड स्ट्रीम से इम्यून सेल्स टिश्यूज़ तक अब फर्दर नहीं आएंगी। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, जो टिश्यू हमारा डैमेज हुआ है उसे रिपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स टूटी हैं उन्हें दोबारा बनाएंगे, एपिथेलियल सेल्स दोबारा बनाएंगे और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दोबारा बनेगा। तो रेजोल्यूशन फेज़ में क्या होगा, जो आपका टिश्यू डैमेज हुआ है उसे हम रिपेयर करते हैं। अब अगर किसी कारण से हम इस टिश्यू को रिपेयर नहीं कर पाए, रिजोल्यूशन जो स्टेज है आपकी, रिजोल्यूशन जो फेज़ है उसके थ्रू हमारा जो है टिश्यू नहीं जा पा रहा, किस कारण से, या तो हम पैथोजन को क्लियर नहीं कर पा रहे या डैमेज इतना एक्सेसिव है कि हम उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो सेल्स जो है अब एक्यूट से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चली जाती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपकी डेडली डिजीजेज होती हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो सेलिए साइंटिस्ट था जिसने शुरू में 4 साइन ही दिए थे इन्फ्लेमेशन की, कि अगर किसी भी टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या साइंस हैं। तो पहला है आपका रूबर का मतलब है रेडनेस। हमने देखा था कि जब उस टिश्यू में ब्लड एक्युमुलेट होता है तो वहाँ रेडनेस आ जाती है। वार्मथ आती है, वार्मथ को इन्होंने कहा कैलर।
वहाँ पर क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वहाँ पर स्वेलिंग भी डेवलप हो जाती है, और हमने देखा था वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पेन भी इंड्यूस कराते हैं। ये 4 आपके सिम्टम्स सेलियस ने दिए थे। 4th सिम्टम बाद में ऐड किया गया था, जो है आपका फंक्शियोलीजा। फंक्शियोलीजा का मतलब जिस भी टिश्यू के अंदर आपका इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होगा उसका फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो जाएगा या उसका कुछ फंक्शन लॉस हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। थैंक यू।